हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 4 प्लेट गर्डर लेके आया हूँ। ये ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैं ट्रस और कॉलम बेस के बाद बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन, इतने चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ में ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का टेंशन मेंबर तक मैं करा चुका हूँ। कंप्रेशन मेंबर में बहुत जल्दी डालने वाला हूँ और एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी रेट एनालिसिस तक मैं करा चुका हूँ। CMA ED भी आपकी चल रही है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो पे। तो जो आपका प्लेट गर्डर है, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक ओवरव्यू दे दूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए वो, ताकि इसके क्वेश्चंस करने में आसानी हो। देखिए, प्लेट गर्डर होता क्या है? प्लेट गर्डर एक्चुअल में एक बीम सेक्शन ही होता है। ठीक है, बीम सेक्शन का मतलब आप समझते हैं आई सेक्शन जो होता है, पर इस सेक्शन को हम थोड़ा सा बड़े फॉर्म में जब यूज़ करते हैं, जब लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो तब क्या होता है, रोल्ड सेक्शन। यानी रोल्ड सेक्शन जो आप फैक्ट्री के अंदर सेक्शन बनाते हैं, आई सेक्शन। आप अपनी स्टील टेबल को उठा के देखेंगे तो आई सेक्शन की एक लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस के बाद आपको आई सेक्शन नहीं मिलेगा। पर अगर वही सेक्शन आपको किसी ब्रिज के डेक में यूज़ करना हो तो वो उतना बड़ा सेक्शन सफिशिएंट नहीं होता लोड बेयरिंग के लिए। तो हम एक तरीके से कह लीजिए बिल्टअप आई सेक्शंस बनाते हैं खुद से। ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसका डेप्थ, साइज़, फ्लैंज, विड्थ सब सेट कर लेते हैं और फिर उसको आपस में जोड़ के वेल्ड बनाते हैं। वेल्डिंग करके आपस में जोड़ देते हैं। जैसे क्या है, आपने एक आई सेक्शन की, आपने एक सिंपल एक फ्लैट लिया, ठीक है, जितनी ज़रूरत थी आपको लोडिंग के हिसाब से। आपने एक और फ्लैट लिया, उसको वर्टिकल रखा, तीसरा फ्लैट यहाँ पर रखा और इनको आपस में वेल्डिंग जॉइंट से यहाँ पर जोड़ दिया। ये आपका दिखने में तो आई सेक्शन है, बट एक बिल्टअप सेक्शन है। ठीक है, तो इस टाइप के सेक्शन को हम प्लेट गर्डर कहते हैं। इनमें प्लेट्स का जोड़ के हमें गर्डर सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली आई सेक्शन ही होते हैं, बट एज पर रिक्वायरमेंट छोटे रोल्ड आई सेक्शन जहाँ पर नहीं काम करते वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले इनमें बोल्टिंग की जाती थी, रिवेटिंग की जाती थी, पर टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इस प्रकार के आई सेक्शन क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, आप समझ गए होंगे। आप यहाँ फिगर में भी देख रहे होंगे, एक फ्लैट, दूसरी फ्लैट, तीसरी फ्लैट, इनको आपस में हमने वेल्डिंग जॉइंट से जोड़ दिया, इसलिए बन गया आपका प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर का जो प्राइम यूज़ होता है वो तब होता है जब आपके पास स्पैन बहुत ज़्यादा हो और लोडिंग भी बहुत ज़्यादा हो। उस केस में आपके नॉर्मल आई सेक्शंस काम नहीं करते, तब आप प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको कोई ऐसा एरिया चाहिए, ऐसा हॉल चाहिए जिसमें आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, ठीक है, अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मतलब हिंदी वाले छात्र समझें, जिसमें कोई अवरोध ना हो। ठीक है, बहुत बड़ा हॉल चाहिए जिसमें कोई अवरोध ना हो। तो ऐसे में आप जो बीम यूज़ करेंगे उसका स्पैन काफ़ी बड़ा होगा, तो उस स्पैन को कवर करने के लिए हम जिस बीम का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक, आपने रेलवे के ब्रिजेस में देखा होगा, नीचे स्टील की बीम्स पड़ी होती हैं, वो एक्चुअल में प्लेट गर्डर्स ही होते हैं। आगे मैं आपको दिखा दूंगा फिगर्स में, प्लेट गर्डर्स ही होते हैं। जो नॉर्मल रोल्ड सेक्शन बियर नहीं कर पाते वहाँ पर प्लेट गर्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका सेक्शनल व्यू देखा प्लेट गर्डर का, ये दिया हुआ है। इसके बाद अब मैं इसका सेक्शनल व्यू दिखा देता हूँ साइड से कैसा दिखता है। देखिए, ज़्यादा चीज़ें तभी क्लियर होंगी। इसमें एक जो सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, एक सेक्शन ले लेते हैं, ये आपका टॉप है। ठीक है, ये टॉप फ्लैंज है, ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टिफनर है। वेब तो इसके पैरेलल है, वेब आपको तब दिखेगी जब आप इसको इस तरफ से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वेब है एक फ्लैंज और दूसरी फ्लैंज के बीच में। और यहाँ पर जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं उसको स्टिफनर कहते हैं। ठीक, स्टिफनर क्या होता है कि जब आप एक इस टाइप का स्टील सेक्शन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बड़ी लोडिंग के कारण इसमें बकलिंग के का चांस रहते हैं। जैसे आपने अगर दोनों फ्लैंज के बीच में दूरी बढ़ा दी तो लोड आने पर ये बकल कर सकता है, ये घूम सकता है, मुड़ सकता है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए स्टिफनर लगाए जाते हैं। स्टिफनर कैसे होते हैं, देखिए, आप इस वाली फिगर से सही समझेंगे सेक्शनल व्यू इसका। देखिए, इस फिगर में क्या दिखा रखा है आपको, ये टॉप पर इसका फ्लैंज है, ये बॉटम वाला फ्लैंज है और ये इसका आई सेक्शन है, यही वेब है। ठीक है, बाकी ये लाइन ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिफनर्स हैं। ठीक, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है वो ये है, मैं कंपोनेंट्स इसके समझा दूंगा। तो ये स्टिफनर्स हैं, ताकि ये जो वेब है बीच वाला ये अपनी जगह से बहके ना। ठीक है, उसको रोकने के लिए हमने, इसको रोकने के लिए हमने, ये जो है इसको रोकने के लिए हमने इधर इधर दोनों तरफ इसके स्टिफनर लगा दिए। ठीक है, तो ये होते हैं स्टिफनर। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स एक प्लेट गर्डर के अंदर 4 ही होते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट इसमें होते नहीं है। सबसे टॉप पे आता है फ्लैंज और बॉटम पे भी आता है फ्लैंज। ठीक है, उसके बाद ये वेब बीच वाला, यहाँ पर भी वेब वर्टिकल होता है, बट आपको यहाँ पर वेब की चौड़ाई दिख रही है, यहाँ पर ये सब चौड़ाई दिख रही है वेब की। आप सामने की तरफ से देखेंगे तब आपको वेब दिखाई देगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी स्टिफनर्स। ठीक है, स्टिफनर्स कैसे दिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, स्टिफनर 2 तरीके से लगते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, दूसरे वर्टिकल स्टिफनर। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर क्या करते हैं, वर्टिकल स्टिफनर एक तो इस
दोनों फ्लैंज के लोडिंग को वेब के द्वारा, जैसे कि वेब है, वेब के द्वारा और आपने उसकी चौड़ाई बढ़ा के इधर स्टील की प्लेट्स वेल्ड कर दी, तो वो लोडिंग ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, बकलिंग को भी रोकते हैं। तीसरा, इसके शियर फोर्स को भी बेयर करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी लोकल शियरिंग को बेयर करते हैं। अगर आपका किसी सेक्शन पे, मान लीजिए इस सेक्शन के अंदर आपकी शेयर फोर्स के कारण ये प्लेट फटने की टेंडेंसी रख रही है, बाहर की तरफ को मुड़ने की टेंडेंसी रख रही है, तो जो आप इस पर प्लेट गर्डर के बाहर एक और प्लेट लगा देंगे स्टिफनर, वो स्टिफनर इसको बाहर की तरफ से जाने को, बाहर की तरफ बहकने से रोकेगा। ठीक है, तो लोकल शेयर फेलियर यानी इस सेक्शन में फेलियर के लिए ये जो एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है वो काम करता है, और इस पूरे सेक्शन में एक दूरी बराबर बनाए रखने के लिए और पूरी प्लेट को बहकने से रोकने के लिए ये जो वर्टिकल स्टिफनर है ये काम करते हैं। ठीक है, तो 4 ही कॉम्पोनेंट, ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स में होते नहीं है और आपसे इतने डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा। इंटरमीडिएट स्टिफनर भी वर्टिकल स्टिफनर ही होते हैं, बट 2 तरीके के होते हैं। यहाँ पे स्टिफनर का क्या सीन होता है कि देखिए, जो वर्टिकल स्टिफनर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला, जो बिल्कुल एंड पे लगता है उसको कहते हैं एंड स्टिफनर, जैसे कि ये जो लग रहा है ना, ये एंड में ये जो वर्टिकल लगे हैं ये एंड स्टिफनर है। ये क्या करते हैं, एक तो एक कंप्रेसिव लोड भी बेयर करते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर कोई लोड आ रहा है तो ये उसको भी बेयर करते हैं, नीचे ट्रांसफ़र करते हैं, और किसी भी प्रकार की क्रशिंग ना हो उसको भी नीचे की तरफ रोकते हैं कि ये यहीं से फ्लैंज क्रश ना हो जाए। और जो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स होते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टिफनर्स इन एंड स्टिफनर्स के अलावा इसके बीच में जितने भी स्टिफनर्स होते हैं वर्टिकल वाले, ये सारे इंटरमीडिएट स्टिफनर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्टिफनर फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स और एंड स्टिफनर्स। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, जो आप ये देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई। ठीक है, ये होते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। बस इतना ही इसमें कंपोनेंट है। मैं अगर इसको बहुत छोटे से पार्ट में कंक्लूड करूं तो आप समझ लीजिए इसमें सिर्फ 4 ही कंपोनेंट हैं मोटे मोटे तौर पे, जिसमें से पहला है एंड स्टिफनर, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टिफनर, ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं, वर्टिकल में ही आते हैं। एक हो गया हॉरिजॉन्टल स्टिफनर 2, उसके बाद ये जो इसकी बीच वाली वेब है, ठीक है, ये होती है, और ये दोनों फ्लैंज। बस इतने से ही मिलके आप पूरा प्लेट गर्डर बनाते हैं। यही होता है प्लेट गर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके आगे कुछ रिलेटेड चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए, आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्लेट गर्डर एक्चुअल में दिखता कैसे। देखिए, हैं ये सारे आई सेक्शन ही, आप ध्यान से देखेंगे तो आई सेक्शन ही हैं सारे, पर नॉर्मल आई सेक्शन से बड़े हैं। तो ऐसे सेक्शंस आप रोल्ड सेक्शंस में बना नहीं सकते, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बहुत टफ पड़ती है। तो इनको हम ऑन साइट ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसी हमें ज़रूरत होती है उस साइज़ की प्लेट्स को लाके आपस में वेल्ड करके हम अपना आई सेक्शन बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है आई सेक्शन, और ये एक ब्रिज है जिसका डेक आप बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने यूज़ किया, यही है प्लेट गर्डर। ठीक है, मैं फिर से और आगे चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, फिगर्स के थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल स्टिफनर्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं, ये फ्लैंज है, और ये बीच में वर्टिकल वाली इसकी वेब है। ये दोनों फ्लैंज हैं और ये इसकी वेब है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर हैं ये वाले, वैसे तो नहीं डाले जाते, पर अगर डाले जाते हैं तो इनका एक बहुत बेसिक सा रूल है कि जो कंप्रेशन, अब देखिए नॉर्मल बीम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। जो इसका जो टॉप फ्लैंज है, जैसे आप नॉर्मल बीम में क्या करते हैं, एक तरफ कंप्रेसिव फोर्स आता है, एक तरफ टेंसाइल फोर्स आता है, वही सेम चीज़ गर्डर के साथ है। अब कैसे काम करता है, देखिए, ये आपका जो टॉप वाला फ्लैंज है, इस पर कंप्रेसिव फोर्स आएगा, जो नीचे वाला है उस पर टेंसाइल फोर्स आएगा। भाई सिंपल बीम की तरह ये भी तो मुड़ने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, जब ऊपर से लोड आएगा तो भाई फोर्स ट्रांसफर होगा जैसे बीम में होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का यूज़ करेंगे ये वाला, तो इसका एक बहुत छोटा सा रूल है कि जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है उसको टॉप से या कंप्रेशन फ्लैंज से अगर सिर्फ एक ही स्टिफनर आपको डालना है तो आप 0.2D डेप्थ पर डालेंगे। मतलब इसकी टोटल जो डेप्थ होगी, समझिएगा इसको, जो इसकी टोटल डेप्थ होगी दोनों फ्लैंज के बीच की जो दूरी होगी वेब की, उसका 0.2 टाइम्स कर देंगे, और ऊपर से उतना ही नीचे आप एक स्टिफनर को डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इसके बाद दूसरा स्टिफनर बाई चांस और डालना पड़ जाए हॉरिजॉन्टल वाला, तो इस पूरे स्पैन के जो मिड होगा 0.5 टाइम्स जो होगा इसकी डेप्थ का, आप उस डेप्थ पे डालेंगे। तो ये बहुत बेसिक सा रूल है, कभी कभी न्यूमेरिकल में या फिर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि सेंटर से 0.5D पर उसको डालते हैं। दूसरे को अगर पहला डाल रहे हैं तो वो कंप्रेशन फ्लैंज से 0.2D पर डालते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ उसके अलावा प्लेट्स में लेके आया। देखिए, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, एक आपके सामने एक सेक्शन बना हुआ है, कलर्स में चेंज कर दूँ इसका। हाँ, देखिए, यहाँ पर भी आपको सिंपली एक फ्लैंज दिख रहा है, ये इसका वेब दिख रहा है, और ये नीचे एक और फ्लैंज है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप फ्लैंज ये टॉप वाली है, ये बॉटम फ्लैंज यहाँ पर है, ये रही वेब है सेक्शन बीच का, वेब स्टिफनर, ये वर्टिकल जो स्टिफनर है यही स्टिफनर कह रहे हैं, वेब स्टिफनर बोल रहे हैं इसको ये। ठीक है, और उसके अलावा फ्लैंज टू वेब फिलेट वेल्ड। ठीक है, ये जो आपने फिलेट वेल्ड यहाँ पर वेल्डिंग करके जोड़ा है उसको फ्लैंज टू वेब फिलेट वेल्ड बता रहे हैं। ठीक है,
और आगे देख लें, देखिए ये बहुत सही सा एग्जांपल है, इसको देख के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वर्टिकल स्टिफनर लगे हुए हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर नहीं लगे हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर तभी लगते हैं जब बेहद ज़रूरी होता है या लोडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। अदरवाइज ये देखिए ये वाला जो है ना, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये है एंड स्टिफनर, ठीक है, ये वाला, ये लास्ट वाले, और ये है इंटरमीडिएट स्टिफनर बीच वाले। ये ऊपर है टॉप फ्लैंज, नीचे है बॉटम फ्लैंज, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है इसकी वेब, ठीक। तो आई थिंक इतने से आपको क्लियर तो हो गया होगा प्लेट गर्डर कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ड्राइंग है, ना ही डिज़ाइन है, ना ही एनालिसिस है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसके। आपको ड्राइंग लेवल से जितने भी अच्छे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं मैं सारे कराऊंगा। तो प्लेट गर्डर आप समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल स्टिफनर इज केप्ट बिटवीन, ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी की दूरी के बीच रखी जाती है। देखिए वर्टिकल स्टिफनर्स की जो डिस्टेंस होती है दो स्टिफनर के बीच की, उसका कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है कि वो इतने से इतने के बीच रखी जाएगी, ताकि डिज़ाइनिंग के समय आपको आसानी रहे, आप एनालिसिस आसानी कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें स्टैंडर्ड डायमेंशन बताई गई है, वो बताई गई है 0.33D से 0.33D से 1.5D, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 0.33D से 1.5D इतनी डायमेंशन आप रखते हैं एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन के लिए, प्लेट गर्डर के लिए, मतलब दो स्टिफनर के बीच में आप दूरी जो रखते हैं वो इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू थिकनेस इज मोर देन। अब वर्टिकल स्टिफनर्स कब प्रोवाइड किए जाते हैं, जब वेब प्लेट की शुद्ध गहराई व मोटाई का अनुपात से अधिक होता है, तब वेब पर ऊर्ध्व दृढ़कारी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो उसका क्लियर स्पैन है, ठीक है। जब आपकी आपकी जो फ्लैंज है, ठीक है, फ्लैंज के बीच की दूरी, ठीक, और इस वेब की मोटाई, इनका जब रेशियो 85 से इनका रेशियो जब 55 से अधिक हो जाता है, तब उस केस में आप वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसका एक रेशियो निकालते हैं आप, क्लियर स्पैन अपॉन थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। इसका रेशियो जब 85 से ऊपर आ जाएगा, तब आप यूज़ करेंगे वर्टिकल स्टिफनर्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर में स्टिफनर्स का प्रयोग होता है किस लिए, टू रिड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस, टू रिड्यूस शियर स्ट्रेस, टू रिड्यूस बियरिंग स्ट्रेस, या टू अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि स्टिफनर्स का यूज़ होता है बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए, वेब प्लेट की बकलिंग को रोकने के लिए, ताकि वो बाहर की तरफ को लचे ना, बाहर की तरफ को झुक ना जाए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू अवॉइड वेब बकलिंग ऑफ वेब प्लेट की बकलिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वेब बकलिंग इन प्लेट गर्डर। निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेट गर्डर में वेब बकलिंग होती है, डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन, नाइदर डायगोनल टेंशन नॉर डायगोनल कंप्रेशन, ना तो विकर्ण तनाव और ना ही विकर्ण संपीड़न द्वारा, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो वेब होता है प्लेट गर्डर का, उसमें एक तो बकलिंग, ऊपर से जब लोड आता है तो एक तो उसमें बेंडिंग फोर्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है, उस कारण से उसमें डायगोनल कंप्रेशन जनरेट होता है, ठीक। तो इस कारण से जो आपका जो ये वेब बकलिंग है प्लेट गर्डर की, ठीक है, तो वो किसके कारण बकलिंग होती है, वो होती है डायगोनल कंप्रेशन के कारण, ठीक है, विकर्ण संपीड़न, ठीक। काफ़ी एनालिसिस के बाद ये चीज़ पता चली कि जो उसकी बकलिंग जो वेब में आती है वो डायगोनल कंप्रेशन के कारण आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, अब प्लेट गर्डर इज यूज्ड व्हेन। प्लेट गर्डर का प्रयोग तब किया जाता है जब स्पैन इज वेरी लार्ज एंड लोड्स आर वेरी हैवी, ये पार्ट बड़ा और भार भारी है। स्पैन इज स्मॉल एंड लोड्स आर हैवी, पार्ट छोटा और भार भारी है। स्पैन इज स्मॉल एंड लोड्स आर लाइट, पार्ट छोटा और भार हल्का है। स्पैन इज लार्ज एंड लोड्स आर लाइट, पार्ट बड़ा और भार हल्का है, ठीक है। तो ऐसे किसी को आप प्लेट गर्डर का यूज़ बेसिकली क्यों कर रहे हैं, आपको पहले से पता है, जब आपका लोड ज़्यादा है और स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, अबाधित क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्रों में जब प्रयोग करते हैं तो आपका स्पैन भी बड़ा होगा और लोड भी ज़्यादा होगा, इस कारण से आप प्लेट गर्डर का यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट गर्डर आर यूज्ड व्हेन स्पैन इज लार्ज एंड लोड्स आर हैवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें दे रखा है, वाई प्लेट गर्डर्स आर प्रेफर्ड ओवर ट्रस गर्डर, ठीक है। प्लेट गर्डर को ट्रस गर्डर के ऊपर क्यों प्रेफर किया गया, पहले जब हम देखते थे तो हमारा जो डेक होता था, अगर आप रेलवे के ब्रिज देखेंगे तो उसके नीचे ट्रसेस बनी होती थी, ठीक है। वो ट्रस गर्डर के ऊपर प्लेट गर्डर को क्यों प्रेफर किया जाने लगा आज के टाइम में, प्लेट गर्डर रिक्वायर्स कॉस्टली मेंटेनेंस, प्लेट गर्डर की का महंगा रख रखाव की आवश्यकता होती है। अगर महंगा होगा तो यूज ही क्यों करेंगे, ये तो पहली गलत हो गया। दूसरा, हायर वर्टिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर प्लेट गर्डर देन ट्रस गर्डर, ट्रस गर्डर की तुलना में प्लेट गर्डर के लिए उच्च ऊर्ध्वाधर निकासी की आवश्यकता होती नहीं, ये भी गलत है।
कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ प्लेट गर्डर इज़ हाई, प्लेट गर्डर के निर्माण की लागत अधिक है, ये भी गलत है, अगर लागत अधिक होगी तो आप बनाएंगे ही क्यों। चौथा है कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस गर्डर इज़ हाई, ट्रस गर्डर की निर्माण लागत अधिक है। अब ये बात समझते हैं ट्रस आज के टाइम में ऑब्सोलीट क्यों हो गई या जो परंपरागत चलन से क्यों हट गई। उसका कारण ही यही है कि ट्रस गर्डर एक तो लागत में भी, नॉर्मल ट्रस की बात करें तो उसकी लागत भी अधिक होती है, दूसरा उसको हर आदमी बना नहीं सकता, उसको बनाने के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। इस कारण से ट्रस गर्डर अब ऑब्सोलीट हो गई या प्रचलन से हट गई। यही है कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ ट्रस गर्डर इज़ हाई, ट्रस गर्डर के निर्माण की लागत अधिक होती है, इसलिए प्लेट गर्डर को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट गर्डर्स कैन बी इंक्रीज बाय, प्लेट गर्डरों के झुकने के प्रतिरोध को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो प्लेट गर्डर के झुकने के प्रतिरोध को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपका जो वेब है वही तो उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन, तो अगर आप इसको घटा देंगे, डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन फ्लैप फ्लैंज के बीच घटती दूरी, इससे तो और बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज के बीच बढ़ती दूरी, बिल्कुल अगर आप ये दूरी बढ़ा देंगे या फिर इनडायरेक्ट भाषा में कहें तो आप वेब की लेंथ को बढ़ा देंगे तो आपका जो प्लेट गर्डर है उसका बेंडिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन फ्लैंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकल इफ डेप्थ इज लिमिटेड एंड लोड्स आर टू लार्ज, यदि गहराई सीमित है और भार बहुत अधिक है तो निम्न में से कौन सा मितव्ययी होगा। रोल्ड स्टील सेक्शन, ट्रस गर्डर, वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर, बोल्टेड बॉक्स प्लेट गर्डर। ठीक है, तो देखिए जो रोल्ड स्टील सेक्शन है वो तो वैसे भी मितव्ययी नहीं होगा, क्योंकि आपको इतने बड़े सेक्शन में अगर लगाना है और आप रोल्ड सेक्शन की तरफ जाएंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत महंगी हो जाएगी। ट्रस गर्डर आप ऑलरेडी जानते हैं महंगा होता है। तीसरा वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर, ठीक है, और चौथा बॉक्स प्लेट बोल्टेड बॉक्स प्लेट गर्डर। अब एक बात है, बोल्टेड बॉक्स के अंदर आपको बोल्ट्स और रिवेट से जो भी लगाएंगे फास्टनर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में एक तो उनसे जो सेक्शन होगा उसकी लोडिंग, उसका वजन भी बढ़ जाएगा, इनका सेल्फ वेट भी होता है बोल्ट का, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। तो इस कारण से आप प्रेफर करेंगे वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर, ये इकोनॉमिकल भी होगा और इसकी लोडिंग भी कम होगी। ठीक है, तो वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर का यूज़ करेंगे यदि आपकी गहराई सीमित है और भार बहुत अधिक है तो निम्न में से कौन सा मितव्ययी होगा, वेल्डेड बॉक्स प्लेट गर्डर, इसमें आपको मितव्ययी मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ में दे रखा है इन प्लेट गर्डर्स हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड इफ द थिकनेस ऑफ वेब की मोटाई डैश से कम होने पर प्लेट गर्डर में क्षैतिज दृढ़कारी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हॉरिजॉन्टल स्टिफनर क्या होते हैं, ऐसे दो वर्टिकल स्टिफनर्स के बीच में लगे होते हैं जो इसकी लोकल बकलिंग को रोकते हैं। तो इसका जो एक थंब रूल हमें दिया हुआ है कि थंब रूल जिसके हिसाब से आपको पता लगे कि आपकी जो वेब की थिकनेस है इससे कम होने पर आप प्लेट गर्डर में आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का यूज़ करेंगे, वो होता है D/200। ठीक है, जब वेब की मोटाई D/200 से कम हो जाएगी उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर का प्रयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बकल कर जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एन आइडियल बोल्टेड प्लेट गर्डर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, एक आदर्श बोल्टेड प्लेट गर्डर सेक्शन में होते हैं। अब एक आइडियल सेक्शन का मतलब क्या है, जिसमें एक आइडियली हर चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की लोडिंग को वो रेजिस्ट कर सके और एक आइडियल कंडीशन में वो काम करे। पहला हमें ऑप्शन दिया है इसमें फ्लैंज एंगल्स एंड कवर प्लेट्स फॉर बोथ कंप्रेशन फ्लैंज एंड टेंशन, संपीड़न फ्लैंज और तनन फ्लैंज दोनों के लिए फ्लैंज कोड और कवर प्लेट। दूसरा दिया है फ्लैंज एंगल्स एंड कवर प्लेट फॉर कंप्रेशन फ्लैंज एंड ओनली फ्लैंज एंगल फॉर टेंशन फ्लैंज, संपीड़न फ्लैंज के लिए फ्लैंज कोण और कवर प्लेट और तनन फ्लैंज के लिए सिर्फ फ्लैंज कोड। ठीक है, तीसरा दिया ओनली फ्लैंज एंगल फॉर कंप्रेशन फ्लैंज एंड फ्लैंज एंगल एंड कंप्रेशन फ्लैंज फॉर टेंशन फ्लैंज, तनन फ्लैंज के लिए फ्लैंज कोण और कवर प्लेट और संपीड़न फ्लैंज के लिए सिर्फ फ्लैंज कोड। अगला फ्लैंज एंगल फॉर बोथ कंप्रेशन फ्लैंज एंड टेंशन फ्लैंज, संपीड़न फ्लैंज और टेंशन फ्लैंज दोनों के लिए फ्लैंज कोड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें आइडियली हमें अगर बात करें तो हमें किस टाइप के मेंबर्स की या सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है एक आइडियल कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि सबकी लोड बियरिंग की जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, टेंशन फ्लैंज अलग तरीके से लोड बिहेयर करता है, कंप्रेशन फ्लैंज अलग तरीके से लोड बिहेयर करता है और उनके जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए आपका जो कंप्रेशन फ्लैंज है, ठीक है, उसमें आप फ्लैंज कोड भी लगाएंगे, कवर प्लेट भी लगाएंगे। ठीक है, परंतु जो टनन फ्लैंज होगा उसमें सिर्फ फ्लैंज कोड लगाएंगे। जब आपके सिर्फ टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हैं तो टेंसाइल फोर्सेज के केस में आप सिर्फ एक कवर फ्लैंज एंगल लगा देंगे और इस एंगल फ्लैंज पे टेंसाइल फोर्सेज लगेंगे, दैट्स इट। पर कवर प्लेट के अंदर जब कंप्रेसिव फोर्सेज आ रहे हैं वो क्रश करेंगे तो उसको बेयर करने के लिए फ्लैंज कोण और कवर प्लेट दोनों लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंज कोण, ये वाला
फ्लैंज एंगल एंड कवर प्लेट फॉर कंप्रेशन फ्लैंज एंड ओनली फ्लैंज एंगल फॉर टेंशन फ्लैंज, मतलब संपीड़न फ्लैंज में आप फ्लैंज कोण और कवर प्लेट दोनों लगाएंगे और तनन फ्लैंज में सिर्फ फ्लैंज कोण या फ्लैंज एंगल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फ्लैंज कवर प्लेट्स आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर्स व्हेन, प्लेट गर्डर में फ्लैंज कवर प्लेट का उपयोग किया जाता है जब। फ्लैंज कवर प्लेट्स आर नॉट यूज, ये यूज़ ही नहीं किया जाता, फ्लैंज कवर प्लेटों का प्रयोग नहीं किया जाता, गलत है। फॉर एस्थेटिक अपीयरेंस, सुंदरता के लिए। व्हेन मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज, जब आघूर्ण प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाना हो। ठीक है, व्हेन मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी हैज़ टू बी डिक्रीज, जब आघूर्ण प्रतिरोध की क्षमता को घटाना हो। अब बताइए आघूर्ण प्रतिरोध की क्षमता को घटा के आपको क्या मिल जाएगा, है ना। आप लगा रहे हैं प्लेट गर्डर में अगर कवर प्लेट को, तो वो क्या करेगी, वो आघूर्ण का रेजिस्टेंस ही तो करेगी। तो इस कारण से आपको इसकी वैल्यू को जब बढ़ाना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आघूर्ण प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाना, व्हेन मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी इज टू बी इंक्रीज। मैंने पीछे ही बताया था आपको अभी कि आप जो फ्लैंज एंगल और कवर प्लेट का प्रयोग करते हैं वो कंप्रेशन फ्लैंज में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर की विफलता के तरीके या कारण हो सकते हैं। बाय यील्डिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, केवल संपीड़न फ्लैंज में पराभव प्रतिबल, ये प्रभाव नहीं होगा, पराभव होगा, ये पराभव प्रतिबल। ठीक है, पराभव प्रतिबल उत्पन्न होने से। बाय बकलिंग ऑफ टेंशन फ्लैंज ओनली, तनन फ्लैंज में बकलिंग द्वारा। बाय यील्डिंग ऑफ टेंशन फ्लैंज एंड बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, तनन फ्लैंज में पराभव द्वारा, संपीड़न फ्लैंज में बकलिंग द्वारा। और चौथा बाय यील्डिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज एंड बकलिंग ऑफ टेंशन फ्लैंज, तनन फ्लैंज में बकलिंग द्वारा, संपीड़न फ्लैंज में पराभव द्वारा। अब तक आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे कि देखिए फेल होगा तो दोनों सेक्शन से साइड से फेल होगा। ठीक है, तो अब फेलियर में क्या टेंशन फ्लैंज में बकलिंग हो सकती है? अगर आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो क्या वो बकल कर सकता है किसी भी तरीके से? वो लंबा हो सकता है, इलोंगेट हो सकता है, बकल तो नहीं कर सकता। तो टेंशन फ्लैंज में तो बकलिंग नहीं हो सकती, बकलिंग कंप्रेशन फ्लैंज में ही होगी। तो इसके हिसाब से आप देखें तो कौन सा सही है? हाँ, टेंशन फ्लैंज में यील्डिंग होगी, पराभव होगा। जब आप खींचेंगे तो एक स्थिति के बाद वो अपनी जो इलास्टिसिटी है उसको छोड़ देगा और अपने आप इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पराभव होगा। तो पहले जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, बाय यील्डिंग ऑफ टेंशन फ्लैंज एंड बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, तनन फ्लैंज के पराभव द्वारा, संपीड़न फ्लैंज की बकलिंग द्वारा फेलियर के जो कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मोड्स ऑफ फेलियर प्लेट गर्डर के वो यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है प्लेट गर्डर्स आर यूज फॉर स्पैन अप टू, प्लेट गर्डर को सामान्यतः पार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए प्लेट गर्डर को जो जनरल जो हमने एक मान लिया है कि इतने स्पैन तक के लिए हम प्लेट गर्डर का यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ, जो प्लेट गर्डर का जो डेप्थ होता है ना, डेप्थ ऑफ सेक्शन, वो 0.5 मीटर से लेके 5 मीटर के बीच रखा जाता है। ठीक है, ये वेरी कर सकता है एज पर लोडिंग। तो आप दो चीज़ यहाँ समझ गए कि प्लेट गर्डर को सामान्यतः कितने पार्ट के लिए, 100 मीटर तक के पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर डेप्थ ऑफ सेक्शन की बात करेगा तो 0.5 मीटर से 5 मीटर तक की डेप्थ के लिए आप प्लेट गर्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, इंटरमीडिएट स्टिफनर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दे रिड्यूस शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब, बिल्कुल ये सही नहीं है, वो शेयर कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। ठीक है, तो पहला ही सही है। दूसरा, दे इम्प्रूव शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब, बिल्कुल ये सही है, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से गलत है क्योंकि यहाँ पूछा गया सही नहीं है। तो दूसरा, तो हमें पहले ऑप्शन सही मिल गया, तो सही ऑप्शन इसका है दे रिड्यूस शेयर कैपेसिटी ऑफ, वो वेब की तनन सामर्थ्य को घटा देते हैं। ठीक है, बाकी तीसरे चौथे ऑप्शन भी आप देख लें। दे कैन बी यूज टू डेवलप टेंशन फील्ड एक्शन, उनका उपयोग तनाव क्षेत्र को क्रिया को विकसित करने के लिए। बिल्कुल, जब आपके वेब पे जब फोर्सेज आते हैं तो कंप्रेसिव फोर्सेज जनरेट होते हैं, तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम इंटरमीडिएट स्टिफनर्स का प्रयोग करते हैं, ये सही है। द मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड स्टिफनर्स इज टू द मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड स्टिफनेस टू द वेब, इसका मुख्य उद्देश्य वेब को दृढ़ता प्रदान करना। बिल्कुल, स्टिफनेस दृढ़ता ही तो प्रदान करता, तभी तो स्टिफनर दिए जाते हैं, उसके नाम से ही उसका काम क्लियर हो रहा है। तो सही है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दे रिड्यूस शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल शुड बी आइडियली यूज्ड इन बोल्टेड प्लेट गर्डर फ्लैंज, बोल्टेड प्लेट गर्डर फ्लैंज में निम्नलिखित में से किस कोण का आदर्श रूप से प्रयोग किया जाता है? बल्ब एंगल? नहीं जी, बल्ब एंगल में एक्सेंट्रिक लोडिंग काम करती है। इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल या अनइक्वल एंगल विद लॉन्ग लेग हॉरिजॉन्टल या शॉर्ट लेग हॉरिजॉन्टल, दो कंडीशन है इसमें। देखिए इक्वल एंगल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो अनइक्वल रहता है, क्योंकि अनइक्वल दोनों लेग्स इक्वल हैं तो लोड बियरिंग एक लेग की सेम रहेगी, दोनों लेग की बराबर रहेगी। पर अगर आप उसको अनइक्वल पार्ट में तोड़ दें तो जो चौड़ा लेग है वो ज़्यादा लोड बेयर कर सकता है, तो उस केस में आपका जो सेक्शन है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है अनइक्वल लेग्स के यूज़ करने में। और अनइक्वल लेग में भी जब आपका लॉन्ग लेग वो जब हॉरिजॉन्टल प्लेस किया गया, मतलब लॉन्ग लेग जब जुड़ा हुआ है, शॉर्ट लेग अलग है, तभी आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो इस केस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इक्वल एंगल विद लॉन्ग लेग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इक्वल एंगल विद लॉन्ग लेग हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक,
आगे देखते हैं। फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लाइस ऑफ अ प्लेट गर्डर आर, वेब गर्डर के वेब स्प्लाइस पर कार्य करने वाले बल होते हैं। अब स्प्लाइस क्या होता है, देखिए स्प्लाइस जब एक वेब को दूसरे वेब से जोड़ा जाता है तो इनको आपस में प्लेट्स द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब इन पे कौन से फोर्स काम करेंगे, ऊपर से लोडिंग आ रही है, इन पे कौन से फोर्स काम करेंगे, आप चाहे इनको किसी भी तरीके से जोड़ लें, ठीक है, बोल्टिंग कनेक्शन कर लें, रिवेटिंग कर लें, या आप इसमें वेल्डिंग कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो इनके जो जॉइंट्स हैं इस पर कौन से फोर्सेस काम करेंगे, एक्सियल बिल्कुल नहीं, एक्सियल कहाँ से काम कर जाएंगे, एक्सियल का तो कोई मतलब ही नहीं। शेयर एंड एक्सियल, शेयर तो करेंगे पर एक्सियल नहीं करेंगे, गलत है। शेयर एंड बेंडिंग तीसरा वाला, बिल्कुल शेयर एंड बेंडिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर से लोडिंग आने के कारण बेंडिंग भी आ रही है और कटने की टेंडेंसी के कारण शेयर भी आ रहा है, ठीक है। एक्सियल एंड बेंडिंग फिर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर एंड बेंडिंग फोर्सेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेयर बकलिंग ऑफ वेब इन अ प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, प्लेट गर्डर में वेब के कर्तन बकलिंग को किसके द्वारा रोका जाता है। अभी पीछे मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में कि जब शेयर बकलिंग आती है प्लेट गर्डर में तो उसके वेब को बकल होने से कैसे रोका जाता है, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर द्वारा, बिल्कुल। बियरिंग स्टिफनर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर से तो नहीं रुकता, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर से लोकल रुकता है, ठीक है। बियरिंग स्टिफनर एंड स्टिफनर्स को कहते हैं जो लास्ट में लोड बियर करते हैं। तो जो बकलिंग को मेनली रोकते हैं वो सारे वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर सारी बकलिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स या फिर ऊर्ध्व इंटरमीडिएट स्टिफनर, ठीक है, इसको दृढ़कारी भी कहते हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नॉट यूज्ड, द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल लेग्स ऑफ फ्लैंज एंगल एंड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द प्लेट गर्डर इज नोन, यदि क्षैतिज स्टिफनर का प्रयोग नहीं किया जाता है तो प्लेट गर्डर के ऊपर और नीचे फ्लैंज कोड़ों के ऊर्ध्वाधर तलों के बीच दूरी को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो मैंने बताया था अभी, अगर उसका प्रयोग नहीं किया जाता है उस केस में जो आपके ऊपर और नीचे के जो फ्लैंज हैं प्लेट गर्डर के, उनके तलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक। आपका ये हॉरिजॉन्टल एक ऊपर का फ्लैंज है और एक नीचे का फ्लैंज है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट इसका, अगर यहाँ पर इसकी जो फ्लैंज की थिकनेस होती है, अगर उस थिकनेस के अंदर से अंदर की दूरी की बात करता तब आप इसको क्लियर डेप्थ या फिर शुद्ध गहराई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने क्लियर नहीं किया है और उसने ये बोला है हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का प्रयोग ना करें, उस केस में जो आपका जो इंटरमीडिएट या वर्टिकल स्टिफनर लगे होंगे उसकी दूरी को मानेंगे, तो वो हम इनके सेंटर से मानते हैं, यानी कि जो सेक्शन होगा उसकी चौड़ाई के सेंटर से। तो इस कारण से इसका सही आंसर होगा इफेक्टिव डेप्थ या फिर प्रभावी गहराई, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार से क्लियर अंदर से अंदर की दूरी की बात ना करें तो आप उसको प्रभावी गहराई या फिर इफेक्टिव डेप्थ ही मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इफेक्टिव डेप्थ। आगे चलते हैं, फॉर स्पैन मोर देन डैश यूज फॉर प्लेट गर्डर इज इकोनॉमिकल, से अधिक पार्ट के लिए प्लेट गर्डर का प्रयोग मितव्ययी होता है। किसके लिए मितव्ययी होता है, जब आपका स्पैन 12 मीटर से अधिक हो जाता है तब आप नॉर्मल रोल्ड सेक्शन की बीम के बजाय प्लेट गर्डर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, वो सेक्शन आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा बजाय नॉर्मल रोल्ड सेक्शन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोल्ड या फिर 12 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ कंप्रेशन एंड सी जी ऑफ टेंशन फ्लैंज ऑफ प्लेट गर्डर इज नोन एज, संपीड़न फ्लैंज के गुरुत्व केंद्र से तनन फ्लैंज के गुरुत्व केंद्र की दूरी को कहते हैं। अब आप सिंपल बीम में आप जानते ही ये लोग सब पढ़े हैं आप लोग कि जो टॉप का फ्लैंज है उसकी सीजी से बॉटम का फ्लैंज की सीजी इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, तो सिंपल इफेक्टिव डेप्थ ही होता है, प्रभावी गहराई। तो इसका सही आंसर होगा इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है, बियरिंग स्टिफनर्स इन अ प्लेट इज यूज टू, प्लेट गर्डर में धारण स्टिफनर का प्रयोग होता है। देखिए धारण स्टिफनर मैंने बताया था जो आपके एंड स्टिफनर्स होते हैं उन्हीं को बियरिंग स्टिफनर्स भी कहते हैं। तो ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप फ्लैंज टू द बॉटम वन, शीर्ष फ्लैंज से निचले फ्लैंज पर भार अंतरण के लिए, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, वेब बकलिंग को रोकने के लिए, डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब, वेब की प्रभावी गहराई को घटाने के लिए, या प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, अत्यधिक झुकाव को रोकने के लिए, ठीक है। तो जैसा अब तक आप समझ चुके हैं, इतनी देर से मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि स्टिफनर्स क्यों यूज़ होते हैं, स्टिफनर्स का काम क्या होता है, स्टिफनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्टिफनर्स का सबसे प्राइम जो इतने में दे रखा है इसमें सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन सा, सूटेबल आंसर कौन सा है, सबसे सूटेबल आंसर है टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, वेब बकलिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अगला, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर नीड टू बी प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड्स, वेब की गहराई डैश से अधिक होने पर प्लेट गर्डर में इंटरमीडिएट ऊर्ध्व स्टिफनर प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। पीछे आपने हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कितनी डेप्थ पर लगाते हैं मैंने आपको बताया था 0.2 डी। इसी तरीके से जब वेब की गहराई कितने से अधिक होने पर आपको प्लेट गर्डर में इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो थंब रूल है जो पहले से दिया हुआ है वो है 85 इंटू थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। मतलब आप 85 में गुणा करेंगे वेब की थिकनेस से, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वेब की मोटाई गुणा 85 हो गई है, ठीक है। वेब की मोटाई गुणा 85, वेब की मोटाई, ठीक है।
जब वेब की मोटाई गुणा 85 ये करने पर अगर आपकी वेब की गहराई से अधिक आ रही है, ठीक है, तो आप प्लेट गर्डर में इंटरमीडिएट या ऊर्ध्व स्टिफनर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब इसको आप गुणा कर लीजिए, इससे आपकी जो भी थिकनेस आएगी वेब की मोटाई इंटू 85 से, अगर वो वेब की गहराई से अधिक आ रही है तो आप इंटरमीडिएट स्टिफनर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड फर्स्ट द सपोर्ट पर, मिड स्पैन पर, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। मैं इसको समझा देता हूँ, क्वेश्चन हिंदी में मैं लिखना छूट गया मुझसे। इसका ये मतलब है कि जो बियरिंग स्टिफनर हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, सपोर्ट पे, मिड स्पैन पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड्स पे, ठीक है। अब देखिए मिड स्पैन पर तो इंटरमीडिएट स्टिफनर्स लगते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो आपके बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं वो एंड पर लगते हैं, जो लोड को बियर करते हैं, क्रशिंग होने से रोकते हैं और सारे कंप्रेसिव फोर्स के फ्लैंज को बीम पे ट्रांसफर, बीम के पूरे फोर्स को नीचे ट्रांसफर करते हैं। तो इसका कहाँ पर काम होगा, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, पहला ये सही है, कंप्रेसिव फोर्सेस जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर, और एट द सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट आपके एंड में ही होते हैं, तो सपोर्ट पे, मिड स्पैन पे इंटरमीडिएट स्टिफनर्स लगते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब इन अ प्लेट गर्डर व्हेन द प्लेट इज एक्सेसिबल एंड ऑल्सो एक्सपोज टू वेदर इज। प्लेट गर्डर में वेब की न्यूनतम मोटाई जब प्लेट तक पहुंच सुलभ हो तथा मौसम के संपर्क में भी हो, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए जब आपका प्लेट गर्डर है, जब वो एक्सेसिबल हो, मतलब आप उस तक इजीली पहुंच सकें, जैसे रेलवे के ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, तो उसके साइड में मेंटेनेंस के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं ताकि प्लेट गर्डर तक पहुंचा जा सके, गर्डर की मेंटेनेंस फ्यूचर में आसानी से की जा सके। इसके अलावा दूसरी कंडीशन दी है, जब वो एक्सपोज टू वेदर या मौसम के भी संपर्क में आए, किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर ना हो। तो ऐसी कंडीशन जब आपकी होगी तो आप प्लेट गर्डर की न्यूनतम मोटाई या फिर मिनिमम थिकनेस क्या रखेंगे, उसका जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से हम रखेंगे 6 mm, ठीक है। आप एक खास ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस कंडीशन के फॉलो होने पर ही है, हर कंडीशन में 6 mm की थिकनेस नहीं रख सकते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है, द ग्रेटेस्ट परमिसिबल क्लियर डायमेंशन ऑफ वेब ऑफ थिकनेस इन द पैनल ऑफ प्लेट गर्डर इज रिस्ट्रिक्टेड टू। हिंदी में, प्लेट गर्डर के पैनल में मोटाई टी के वेब की अधिकतम अनुज्ञेय शुद्ध गहराई तक सीमित है। देखिए अगर आपको कोई वेब का प्लेट का सेक्शन दे रखा है गर्डर का, तो उस सेक्शन में जो उसकी जो वेब है, ठीक है, वेब के सेक्शन में वेब की जो थिकनेस है, उस थिकनेस से उसकी डेप्थ का क्या रिलेशन है, ठीक। मतलब उस थिकनेस टी के लिए अधिकतम जो डेप्थ होगी उसकी, वो क्या अनुमन्य है या परमिसिबल है। तो उसकी जो सही वैल्यू होती है वो होती है 270 इंटू टी। मतलब जो डेप्थ है, आप थिकनेस को 270 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी डायमेंशन निकल के आएगी वो आपकी अधिकतम शुद्ध गहराई उसकी पहले से परमिसिबल है या प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप निकालेंगे 270 इंटू टी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक। तो ये आपके प्लेट गर्डर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए। इसके अलावा बता दूं आपको जो पीडीएफ की दिक्कत आ रही है, तो पीडीएफ के लिए हम लोगों ने गूगल ड्राइव पे डाटा अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए खोल देंगे, तो पीडीएफ की सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। आप लोग आराम से वहाँ से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच किसी भी ईयर की डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।